हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 11th NCERT का। ओके, काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी बच्चों की कि सर आप नीट के जो लेक्चर है वो भी लीजिए, नीट के जो चैप्टर है 11th के 12th के जो बायोलॉजी के चैप्टर है आप उनको भी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आज अपन लोग बात करेंगे वनस्पति जगत यानी कि जो प्लांट डाइवर्सिटी वाला पोर्शन है चैप्टर नंबर 3 11th NCERT हिंदी मीडियम का। आज अपन लोग उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो अपन लोग इसके अंदर जानेंगे एल्गी, ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म के बारे में, और एंजियोस्पर्म के बारे में अपन लोग जो डीपली स्टडी करते हैं वो करते हैं 12th NCERT चैप्टर नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। चैप्टर नंबर 3 वनस्पति जगत, ठीक है, प्लांटी किंगडम की बात करते हैं। इससे पहले के जो लेक्चर थे वो मैंने अपलोड कर दिए हैं, यानी कि 2nd नंबर चैप्टर का। तो आज 3rd चैप्टर की बात करते हैं। जैसे कि अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर यानी कि जो 2nd वाला चैप्टर उसके अंदर बात किए थी कि जो RH व्हिटेकर थे सन 1969 के अंदर उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसके अंदर उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमैलिया, प्लांटी के अंदर उसको क्लासीफाई किया था। तो अपन ने 2nd वाले चैप्टर के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में अच्छे से स्टडी कर ली थी। साथ ही साथ अपन ने जो वायरस था, लाइकेन था, वायरोइड्स था, ठीक है, उनके बारे में भी अपन लोगों ने देखा था। इस लेक्चर के अंदर अपन लोग प्लांटी वाला सेक्शन कवर करेंगे और इससे नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन लोग एनिमैलिया किंगडम को अपन लोग अच्छे से देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर, समझना ध्यान से। कई दफ़ा ऐसा बोला जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो नीलहरी शैवाल होते हैं। कई लोग इसको ऐसा समझ लेते हैं कि भैया ये एल्गी के अंदर आते होंगे, शैवाल के अंदर आते होंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। समझना, इसको अपन लोग नीलहरी शैवाल तो बोलते हैं लेकिन एक्चुअली ये शैवाल नहीं है। एक्चुअली ये क्या है, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ये मोनेरा के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो अपन को ये बात ध्यान में रखनी है। सेकंड थिंग बात करते हैं इसके अंदर क्लासिफिकेशन की। तो बच्चों क्लासिफिकेशन के लिए ऐसा है कि पहला जो क्लासिफिकेशन आया था वो था प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन। वो क्या था? प्रैक्टिकल। तो ये आर्थिक महत्वपूर्णता पर आधारित था, मतलब कि ये प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन था। उसके बाद आया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन की अपन लोग बात करें बच्चों तो ये मोस्ट ऑफ लिनियस ने इसके बारे में बताया था। लिनियस ने क्या किया था, देखो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन के अंदर अपन लोग एक या फिर दो ही करैक्टर को कंसीडर करते हैं, एक या फिर दो ही करैक्टर को अपन लोग कंसीडर करते हैं। तो लिनियस का जो वर्गीकरण था वो जनन अंगों पर आधारित था। जनन अंगों के ऊपर, मतलब कि इसलिए इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक वर्गीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको अपन लोग लैंगिक वर्गीकरण भी बोलते हैं। दो इसने करैक्टर लिए थे लिनियस ने, कौन कौन से? एक तो वर्तिका की लंबाई और पुंकेसरों की संख्या। हालांकि इसके अंदर इतना मेंशन नहीं है। उसने क्या किया था कि कायिक जो करैक्टर होते हैं, जो वेजिटेटिव करैक्टर होते हैं, और साथ ही साथ जो पुमंग की रचना होती है, इनको एक समान उन्होंने मान्यता दी थी। पर एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना है, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था उसके अंदर कायिक तथा लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई थी, लेकिन एक्चुअली आज अपन इस चीज़ को नहीं मानते, ठीक है। उसके बाद आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करें तो नेचुरल क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही बेंथम एंड होकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया था बच्चों। याद रखना इस चीज़ के ऊपर, इसी के ऊपर वो बेस्ड था। तो नेचुरल क्लासिफिकेशन के ऊपर ही ये बेस्ड था। तो इस वर्गीकरण के अंदर अपन लोग आकारिक के लक्षण या फिर शारीरिक के लक्षण को कंसिडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर तो इसमें मोस्ट ऑफ जो करैक्टर होते हैं उसको अपन लोग इंक्लूड करते हैं। तो प्राकृतिक जो संबंध होते हैं बाह्य गुणों के आधार पर या भीतरी गुणों के आधार पर, ठीक है, शारीरिक, भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन, इन सभी को अपन लोग इस क्लासिफिकेशन के अंदर बेस बनाते हैं। ये आधार होते हैं जिनके आधार पर अपन इसको क्लासिफिकेशन करते हैं। तो पुष्पी पादपों का इस वर्गीकरण को बेंथम एंड होकर ने सुझाया था। सिंपल सी बात है, बेंथम एंड होकर ने इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर प्लांटी को क्लासीफाई किया था। और इन्होंने अपनी एक बुक भी पब्लिश की थी बच्चों। इन्होंने क्या किया था, एक बुक भी पब्लिश की थी जिसका नाम है जेनेरा प्लांटेरम। क्या नाम है जिसका? जेनेरा प्लांटेरम नामक इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। ओके,
नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं इन फ्यूचर यानी वर्तमान के अंदर जातिवृत्तीय वर्गीकरण। इसका मतलब क्या होता है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है। ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन होता है ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कांटेक्ट करता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ये लिंक करता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लिंक करने का मतलब क्या होता है? इससे ये पता चलता है कि समान टेक्सा के जो जीव होते हैं उनके एंसेस्टर कोई ना कोई एक ही हुआ था, ठीक है ना। तो एक ही एंसेस्टर से ये समान टेक्सा के जीव यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सारी बातें कौन बताता है अपन को? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बताता है। क्लियर है इतना? ओके। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं इसके अंदर न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन की। तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके अंदर ये कम्प्लीटली कंप्यूटराइज्ड होता है। इसके अंदर जो करैक्टर होते हैं उसको या फिर नंबर देते हैं या फिर कोई ना कोई कोड दिया जाता है, ठीक है। सिंगल कोड दे देते हैं या फिर उसको नंबर दे देते हैं। तो नॉर्मली ऐसे क्लासिफिकेशन जो होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं कुछ आजकल जो क्लासिफिकेशन आप लोग करते हैं वो और ज़्यादा डीप करैक्टर को लेके करते हैं, जैसे क्रोमोसोम की संख्या हो गई, ठीक है, रचना हो गया, व्यवहार हो गया, इन सभी को अपन लोग यूज करते हैं आजकल जो क्लासिफिकेशन अपन लोग करते हैं। ये तो होगी सिंपल सी बात जो कि क्लासिफिकेशन के बेसिस पे थी। अब बात करते हैं आप लोग प्लांट किंगडम के अंदर पहला सवाल यानी कि एल्गी जिसको अपन लोग बोलते हैं। समझना एल्गी के बारे में कुछ बातें आप लोग जान लेते हैं। एल्गी जो शब्द है, जो टर्म्स है वो लिनियस ने दिया था, लिनियस ने इसको प्रपोज किया था। और स्टडी ऑफ एल्गी अपन क्या बोलते हैं याद रखना? फाइकोलॉजी या फिर एल्गोलॉजी अपन बोलते हैं, ठीक है। तो नीट के पर्पज से अपन को ये याद रखना, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं शैवाल जो होते हैं वो पर्णहरित युक्त होते हैं, यानी इनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, सिंपल होते हैं, याद रखना। थैलॉइड इनकी स्ट्रक्चर होती है, थैलस इनकी संरचना होती है, ऑटोट्रॉफ होते हैं, स्वपोषी होते हैं और मेनली कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक के अंदर ये फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं या फिर ये वेराइन वाटर में भी ये मिल सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो ये जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, चाहे वो लकड़ी हो या मिट्टी हो, मॉइस्ट मिट्टी हो, वहाँ पर भी ये अपन को मिलते हैं। इसके साथ साथ ये लाइकेन के ऊपर ध्यान समझना बच्चों, कुछ कवक यानी जो लाइकेन से संबंधित भी होते हैं और कुछ होते हैं जो जंतुओं से संबंधित होते हैं, जैसे अपन को याद रखना स्लॉथ बियर, ठीक है, स्लॉथ रिच जिसको बोलते हैं, स्लॉथ बियर अपन इसको बोलते हैं। अब इसके आकार की बात कर लेते हैं, इसके आकार की यानी इसके माप की बात कर लेते हैं। इसकी जो शेप के अंदर बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन मिलता है। जैसे कि अपन इसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो एक कोशिकीय जो एल्गी होता है वो क्लेमाइडोमोनास होता है। वही अगर बात करें कॉलोनी के अंदर क्या होते हैं? वॉल्वॉक्स होते हैं एंड फिलामेंटस जो होते हैं, जैसे यूरोथ्रिक्स अपन को याद रखना, स्पायरोगारा याद रखना। तो ये सारे अपन को याद रखना है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, देखो यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगारा दोनों ही कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं। ये नीट के पर्पज से बता रहा हूँ, थोड़ा सा डीप लेकिन यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगारा अपन को पता चल गया दोनों ही फिलामेंटस होते हैं। एक तो होता है ब्रांच्ड फिलामेंटस, एक होता है अनब्रांच्ड, यानी कि एक तो शाखित होता है और दूसरा अशाखित होता है। तो ये जो स्पायरोगायरा होता है बच्चों, स्पायरोगायरा जो होता है वो अशाखित तंतुमयी होता है, ठीक है। अनब्रांच्ड फिलामेंटस होता है, अशाखित होता है, याद रखना, ठीक है, अशाखित होता है। और जो यूरोथ्रिक्स होता है वो शाखित तंतुमय होता है। ये नीट के पर्पज से, ओके, 11th के पर्पज से ये नहीं है। तो वही अगर बात करते हैं, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो बहुत विशालकाय होते हैं, जैसे कैल्प अपन को याद रखना है। इसके अंदर अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। वेजिटेटिव जो होता है वो फिशन के द्वारा होता है, खंडन विधि के द्वारा होता है, ठीक है। इसके अंदर एक जितने भी पार्ट टूटते हैं वो नया थैलस का निर्माण कर लेता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर जूस्पोर बनते हैं। जूस्पोर आपको पता है मोटाइल होता है क्योंकि इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर दो गैमीट का फ्यूजन होता है, जिससे क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये जो गैमीट्स होते हैं इनके अंदर कुछ गैमीट्स जो होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं और इनका शेप साइज भी इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे गैमीट को अपन लोग क्या बोलते हैं? आइसोगैमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोगैमस टाइप के बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं समयुग्मकी बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है? समान युग्मकों का संलयन। तो मेल एंड फीमेल गैमेट जो होते हैं वो शेप साइज के अंदर इक्वल होते हैं। एग्जांपल अपन को याद रखना, क्लेमाइडोमोनास। देखो आजकल क्लेमाइडोमोनास को अपन लोग याद नहीं करते हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अब जो 2018 के बाद का सिलेबस है उसके अंदर क्लेमाइडोमोनास को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आने के चांसेस है क्योंकि ये पहले बुक के अंदर जरूर था। सेकेंड थिंग बात करते हैं अपन लोग, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फ्लैजिला तो नहीं होते लेकिन वो
फिर भी इक्वल होते हैं सेम साइज के अंदर। जैसे एग्जांपल आपको याद रखना, स्पायरो गायरा। तो ऐसे जनन को अपन क्या बोलते हैं, आइसोगेमस टाइप का बोलते हैं, यानी कि समयुग्मकी बोलते हैं। सेकंड आता है एन आइसोगेमस, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं बच्चों, असमयुग्मकी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों गेमेट्स के जो साइज शेप होते हैं वो डिफरेंट होता है, असमान होते हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमोनासी अपन को इसके अंदर याद रखना है। इसके साथ साथ अपन को नेक्स्ट याद रखना है ऊगेमस टाइप का। ऊगेमस टाइप के अंदर आता है नॉर्मली एक छोटा नर गतिशील नर युग्मक होता है और एक बड़ा अगतिशील मादा युग्मक होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, जो मेल गैमेट होता है वो तो मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है। एग्जाम्पल अपन को याद रखना, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस इसका एग्जाम्पल होता है। देखो मैं आपको एकदम से लाइन टू लाइन बता रहा हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको समझिए, फिर एक बार एनसीईआरटी को जरूर रिवाइज करना है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो एल्गी होते हैं ये मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अर्थ के ऊपर जितने भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होती है, यानी CO2 का जो फिक्सेशन होता है उसका आधा भाग तो कौन कर देते हैं भैया, नॉर्मली शैवाल ही करते हैं, एल्गी ही करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये जो डायग्राम है ये अपन को डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, तो पहला जो दे रखा है ये ग्रीन एल्गी यानी कि हरित शैवाल का हो गया, ये ब्राउन एल्गी का और ये रेड एल्गी के हैं। तो ग्रीन एल्गी के जो पहला एग्जांपल है ये दे रखा है वॉल्वॉक्स, सेकंड वाला है क्लेमाइडोमोनास, थर्ड वाला है कारा। और ब्राउन एल्गी का ये जो फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, डायग्राम दे रखा है, ये लेमिनेरिया है, ये वाला फ्यूकस है और ये वाला डिक्टियोटा है। सेकंड थिंग बात करते हैं इसके अंदर, ये जो रेड एल्गी का फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है ये है पोरफायरा और सेकंड एग्जांपल दे रखा है पोलीसाइफोनिया दे रखा है। ठीक है, तो ये सारे डायग्राम से अपन को याद होना चाहिए। अब बात करते हैं इस टेबल की। देखो बच्चों, इस टेबल से कहीं ना कहीं बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और इस टेबल से क्वेश्चन अच्छे से अच्छा बन भी जाता है। तो नॉर्मली ये टेबल अपन को अच्छे से आनी चाहिए। तो एल्गी जो होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इनका कॉमन नेम मैंने आपको बता दिया था। पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफाइसी के अंदर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल A एंड B, जो कि हायर प्लांट्स के अंदर नॉर्मली देखा जाता है। तो फियोफाइसी की बात करें तो ये होता है क्लोरोफिल A और C, साथ ही इसके अंदर फ्यूकोजैंथिन भी होता है। रोडोफाइसी की बात करें तो इसके अंदर होता है क्लोरोफिल A एंड D, साथ ही साथ R फाइकोइरिथ्रिन। ठीक है ना, ये क्या होता है, R फाइकोइरिथ्रिन इसके अंदर पिगमेंट होता है। स्टोर्ड फूड की बात करते हैं बच्चों, जो संग्रहित भोजन होता है, क्लोरोफाइसी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में होता है, फियोफाइसी के अंदर मैनिटोल एंड लेमिनेरिन के फॉर्म में होता है एंड रोडोफाइसी के अंदर फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में होता है। सेल वॉल की बात करते हैं तो जो क्लोरोफाइसी होता है उनके अंदर सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। वहीं अगर फियोफाइसी की बात करें तो इनके अंदर सेल वॉल सेलुलोज तथा एल्जिन की बनी होती है। रोडोफाइसी के अंदर सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज प्लस आगार व केराजिन की बनी होती है। बच्चों याद रखना केराजिन, ये भी आपको याद रखना केराजिन की इसके अंदर सेल वॉल बनी होती है, केराजिन। ठीक है, वहीं अगर बात करें फ्लैजिला के नंबर के अकॉर्डिंग एंड हैबिटाट के अकॉर्डिंग तो नॉर्मली अपन लोग इसके अंदर देख लेते हैं। ठीक है, बस अपन को ये याद रखना है कि रोडोफाइसी के अंदर किसी भी टाइप का फ्लैजिला नहीं होता है, किसी भी टाइप का फ्लैजिला नहीं पाया जाता। फियोफाइसी के अंदर 2 होते हैं, दोनों अनइक्वल होते हैं और ये लेटरल साइड से निकलते हैं, जैसे अपन लोग आगे देखेंगे, पियर शेप यानी नाशपाती के आकार के। और क्लोरोफाइसी के अंदर 2 से 8 तक होते हैं जो कि इक्वल होते हैं और ये शीर्ष पर होते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि अपन लोगों ने पहले भी बात किया था कि ये मेराइन होते हैं मोस्ट ऑफ। तो मेराइन के अंदर जब ये जल के अंदर रहते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जो ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं वो कहाँ पर डिजोल्व हो जाएगी, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जो घुलित ऑक्सीजन होता है उसके स्तर को ये बढ़ा देते हैं। ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक होने के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जलीय प्राणियों के खाद्य चक्रों का आधार होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग बात करते हैं, जो कि ये लाइन दे रखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ अपन को याद रखनी है, पोरफायरा, लेमिनेरिया, सार्गासम के लगभग 70 स्पीसीज ऐसी होती है जो भोजन के रूप में उपयोग में ली जाती है, खाने का यूज में ली जाती है। वही अगर बात करें लाल शैवाल के अंदर बहुत अधिक केराजिन होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका जो व्यावसायिक उपयोग होता है। नॉर्मली अपन लोग बात करते हैं नेक्स्ट जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया। ये जो जिलेडियम ग्लेसिलेरिया होता है ये आगार प्राप्त होता है इनसे। आगार हो गया, जेली आइसक्रीम वगैरह को बनाने के लिए, स्टेबलाइजर की बात करते हैं, थिकनेस की बात करते हैं, ये सारे प्रोसेस होते हैं, सारे कार्य होता है ये इसी के द्वारा होता है।
क्लोरेला और स्पाइरुलिना जो होते हैं इनके अंदर प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है और जो अंतरिक्ष के अंदर यात्री जाते हैं वो भोजन के रूप में इन्हीं का ही यूज करते हैं। एल्गी को 3 पार्ट में अपन लोगों ने डिवाइड किया, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी की बात करें, क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, यानी इसको अपन लोग ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये एकोसी के होते हैं, कॉलोनी के अंदर भी होते हैं और फिलामेंटस भी ये हो सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, यहाँ से आपको सारे एग्जाम्पल्स याद करने हैं। तो बच्चों जो कॉलोनी बना के रहते हैं, जो कॉलोनी में रहते हैं, उसका एग्जांपल आपको याद रखना वॉल्वॉक्स। क्या याद रखना? वॉल्वॉक्स, यहाँ पर आप मेंशन कर लेना। तो आपको ये याद रखना कॉलोनी में कौन होता है? वॉल्वॉक्स होता है। तंतु में फिलामेंटस की बात करें इसके अंदर, तो फिलामेंटस के फॉर्म में कौन होता है? याद रखना यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगारा जो होते हैं वो फिलामेंटस की फॉर्म में होते हैं। क्लियर हो गया इतना सा? ओके। अब क्लोरोफिल ए इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, इसके कारण इसका कलर जो कैसा होता है? ग्रीन होता है, आपको पता है। ओके। तो क्लोरोप्लास्ट का जो शेप होता है वो डिस्क शेप, प्लेट की तरह या फिर जालिका की तरह, कप के आकार का, सर्पिलाकार या फिर रिबन शेप के हो सकते हैं। इनका एग्जाम्पल तो इन्होंने नहीं बताया है, फिर भी मैं साइड के अंदर एक फ़ोटो लगा दूंगा जिनका एग्जाम्पल इनके सामने होगा और आप इनको एक बार नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं बता देता हूँ, देखो घोड़े की नाल यानी मेखलाकार जो होता है वो यूलोथ्रिक्स के अंदर होता है। कप शेप जो होता है वो क्लेमाइडोमोनास में होता है। स्टार शेप यानी ताराकार जो होता है वो जिग्निमा में होता है। जालिकावत यानी रेटिकुलेटेड जो होता है वो ओडोगोनिया में होता है। डिस्कोइड होता है क्लोरेला में एंड सर्पिल होता है स्पाइरोगायरा के अंदर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एक भी हो सकता है या फिर एक से अधिक हो सकता है। इनके अधिकांश सदस्यों के अंदर क्लोरोप्लास्ट में एक अथवा एक से अधिक पायरेनोइड पाया जाता है। और ये पायरेनोइड क्या होते हैं बच्चों? याद रखना है अपन को, ये स्टार्च होते हैं। पायरेनोइड के अंदर क्या होते हैं? स्टार्च होते हैं। और पायरेनोइड में जो स्टार्च होता है उसको चारों ओर प्रोटीन पाया जाता है। याद रखना, सिंपल सी बात है, पायरेनोइड के अंदर जो स्टार्च होता है उसमें प्रोटीन पाया जाता है। कुछ शैवाल जो होते हैं वो तेल के बूंद के रूप में भोजन को संचित करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक लाइन आपको मैं बता रहा हूँ। इनकी सेल वॉल होती है वो कठोर होती है, जिसकी आंतरिक यानी कि भीतरी जो सतह होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी जो सतह होती है बच्चों ये पेक्टोज की बनी होती है। तो बच्चों यहाँ से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं यहाँ पर स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप भी अपने एनसीईआरटी के अंदर इस लाइन को स्टार मार्क कर लेना। भीतरी सतह सेलुलोज की बनी होती है और बाहरी सतह पेक्टोज की बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्शन की। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मैंने आपको बता दिया था कि किसके द्वारा होता है बच्चों, याद रखना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली फ्यूजन के द्वारा होता है, ठीक है, फ्यूजन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लैजिला युक्त जो जू स्पोर होते हैं उनके द्वारा होता है। जू स्पोर का मतलब क्या होता है? जो मोटाइल होता है, और एक होता है एप्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें अपन ने पहले एक्सप्लेन कर दी थी। तो अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लैजिला युक्त जू स्पोर से होता है। जू स्पोर कहाँ पे होता है? जू स्पोरेंजिया में बनते हैं बच्चों। कहाँ बनते हैं ये? जू स्पोरेंजिया में बनते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो ये समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, पर विषमयुग्मकी ये हो गया, असमयुग्मकी ये नहीं होगा। यहाँ पर आता है ऊगैमस टाइप का, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको अंडयुग्मकी बोलते हैं, ठीक है ना। ऊगैमस टाइप का हो गया, ठीक है। नॉर्मली इसके एग्जाम्पल्स भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखना। एग्जाम्पल्स कौन कौन से इसका याद रखना? क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, कारा एंड वॉल्वॉक्स। तो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स एंड कारा। तो ये सभी एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली अपन को ये सभी चीज़ें आनी चाहिए, साथ साथ इनके जो डायग्राम दे रखा है वो भी अपन को याद होना चाहिए। फियोफाइसी की बात करते हैं। फियोफाइसी जो होते हैं वो ब्राउन एल्गी होते हैं, भूरे शैवाल होते हैं, समुद्री आवास में पाए जाते हैं। मेनली ये मैराइन होते हैं, ठीक है। मेनली क्या होते हैं? ये मैराइन होते हैं। नॉर्मल सी बात है। इसके अंदर अपन लोग बात करें, इनके शारीरिक आकार और आकृति में बहुत ज़्यादा विभिन्नताएं होती है, बहुत ज़्यादा ये वेरिएशन इनके अंदर होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इनके अंदर
तंतु में जो होते हैं, तंतु में संरचना जो होते हैं, तंतु संरचना वो किस में होते हैं? एक्टोकार्पस में होते हैं। याद रखना, तंतु में संरचना किस में होते हैं? एक्टोकार्पस में होते हैं। वहीं अगर बात करें सघन या साकित जैसे कि कैल्प हो सकते हैं, तो कैल्प की जो ऊंचाई होती है बच्चों याद रखना ये 100 मीटर तक हो सकती है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर माप एंड आकार में कितनी ज़्यादा वेरिएशन हो रही है ना। यहाँ पर ये शाकित हो सकते हैं, सिंपल भी देख रहे हैं अपन को, फिलामेंटस भी देख रहे हैं, और बहुत लंबे यानी कि 100 मीटर तक के इनकी ऊंचाई हो सकती है। देन आप लोग बात करें इनके अंदर कि इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो ए, सी एंड केराटिनॉइड ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। इसी के बेसिस पर ये ब्राउन होते हैं। तो इनका जो कलर का शेड है वो इतना वेरिएशन क्यों करता है? कई दफ़ा अपन को जैतूनी हरा से लेकर ये भूरे रंग तक देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और ज़ैंथोफिल पिगमेंट एंड फ्यूकोजेंथिन की जो मात्रा होती है उस पर यह डिपेंड होता है। स्टोर्ड फूड की बात करें, जो संचित भोजन होता है वो लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में होता है। बच्चों याद रखना, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के रूप में इसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है, संचित भोजन होता है। अब इसके अंदर बात करते हैं अपन लोग सेल वॉल की। तो जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और इसके बाहर एक आवरण होता है जो आपको याद रखना है एल्जिन का आवरण होता है। बच्चों किसका आवरण होता है? एल्जिन का। कहने का मतलब इतना सही है कि कोशिका भित्ति के अंदर जो आंतरिक परत होती है वो तो सेलुलोज की बनी होती है, और जो बाहरी परत होती है वो एल्जिन की बनी होती है। और एल्जिन क्या होता है? फाइकोकोलाइड ही होते हैं। ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं इसके अंदर, ध्यान से समझना, इनमें 3 भाग होते हैं। इनके अंदर जो बॉडी होती है शैवाल की, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट क्या होता है? ध्यान समझना, इसको अपन होल्ड फास्ट बोलते हैं, हिंदी में इसको संलग्नक बोलते हैं। होल्ड फास्ट ये सबस्ट्रेट से जुड़ता है। किससे जुड़ता है बच्चों? ये सबस्ट्रेट से जुड़ता है। सेकंड बात करते हैं, इसके अंदर आता है स्टाइप, जिसको हिंदी में व्रंत बोलते हैं। सेकंड क्या होता है? व्रंत। और थर्ड आता है जो पत्ती की तरह का संरचना होता है, जिसको हिंदी में अपन लोग लेमिना बोलते हैं और इंग्लिश में अपन इसको फ्रॉड बोलते हैं, जो कि फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है। तो अगर आपसे पूछे कि फियोफाइट्स के अंदर जो बॉडी होती है शैवाल की, उनमें फोटोसिंथेटिक पार्ट क्या होता है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा या तो संलग्नक मिलेगा, या व्रंत मिलेगा, या फिर पत्ते की तरह जो संरचना होती है वो। तो आपको याद रखना, जो पत्ती की तरह संरचना होती है जिसको अपन लोग फ्रॉड यानी कि लेमिना बोलते हैं, वही फोटोसिंथेटिक वाला पार्ट होता है, वही प्रकाश संश्लेषण करता है। अगर इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो कायिक जनन होता है वो विखंडन के द्वारा होता है। सिंपल सी बात है, नॉर्मली अपन लोग इसको देख चुके हैं। अगर अलैंगिक जनन की बात करें बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना। अलैंगिक जनन जो होता है वो नाशपति के आकार के 2 फ्लैजिला युक्त जू स्पोर के द्वारा होता है। याद रखना, इनके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं जो किधर से निकलते हैं? याद रखना, ये लैटरल साइड निकलते हैं, पार्श्व रूप में ये जुड़े रहते हैं, और ये दोनों फ्लैजिला अनइक्वल होते हैं। ठीक है ना, याद रखना, असमान होते हैं, अनइक्वल होते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात करें इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो इनके अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो तीनों ही टाइप का होता है। कौन कौन सा? समयुग्मकी, विषमयुग्मकी एंड उगेमस यानी कि अनयुग्मकी टाइप का होता है। ठीक है, ओके। तो युग्मक जो होते हैं वो पायरिफॉर्म के होते हैं बच्चों, याद रखना। जो गैमेट होते हैं इनके अंदर वो पायरिफॉर्म। पायरिफॉर्म का मतलब क्या होता है? नाशपति के आकार के इनके अंदर गैमेट्स होते हैं, जिसमें पार्श्व में 2 फ्लैजिला निकले होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड सार्गासम, साथ ही साथ फ्यूकस, ये सारे एग्जाम्पल्स अपन को याद रखने हैं। सारे एग्जाम्पल अपन को याद रखना है। अब देखो नीट के पर्पज से मैं आपको बताऊं तो सार्गासम को अपन लोग खाड़े की खरपतवार भी बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? खाड़े की खरपतवार भी बोलते हैं। सेकंड थिंग मैं बात करूं फ्यूकस एंड इसके साथ साथ लेमिनेरिया। तो फ्यूकस एंड लेमिनेरिया की अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर आयोडीन का प्रचुर स्रोत होते हैं। ये इनके अंदर आयोडीन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है ना। तो ये कुछ नॉर्मल सी बात है जो आप लोगों को आना चाहिए। अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सब कुछ ही आना चाहिए जो एनसीईआरटी में दे रखा है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं इसके अंदर रोडोफाइसी। रोडोफाइसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? रेड एल्गी यानी कि लाल शैवाल बोलते हैं। इनका जो लाल रंग होता है वो आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट के कारण होता है। ये जो रेड एल्गी होते हैं भैया, ये समुद्र के अंदर गहराई में भी पाए जाते हैं और समुद्र की सतह पर भी पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये ऐसी जगह भी मिल सकते हैं जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता, और ये समुद्र के ऊपर भी ये पाए जाते हैं, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, ये समुद्र के अंदर नॉर्मली आपको अधिक गहराई के अंदर मिलेंगे।
तो लाल शैवाल का जो लाल थैलस होता है वो बहुकोशिकीय होता है बच्चों, याद रखना। इनका जो थैलस होता है मोस्टली कैसा होता है, मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होता है। खास बात क्या है इसके अंदर जो अपन को याद रखना है, देखो इनके अंदर आर फाइकोसाइनिन पिगमेंट एक होता है, आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट। तो आर फाइकोसाइनिन जो पिगमेंट होता है वो नीला रंग प्रोवाइड करवाता है और आर फाइकोएरिथ्रिन जो पिगमेंट होता है वो लाल रंग प्रोवाइड करवाता है। तो लाल शैवाल का लाल रंग अपन को पता चल गया, फाइकोएरिथ्रिन की अधिकता के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करें, इनके अंदर जो भोजन होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, ठीक है। और इसके अंदर बात करें तो इनमें जो स्टार्च की संरचना होती है वो एमाइलो प्रोटीन और ग्लाइकोजन की तरह ही होती है, ठीक है ना, एमाइलो प्रोटीन एंड ग्लाइकोजन की तरह ही होती है। अगर इनके अंदर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वही है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये कैसा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके अंदर एचएल स्पोर बनते हैं बच्चों, याद रखना। एचएल स्पोर का मतलब क्या होता है, ये मोटाइल नहीं होते हैं, ठीक है ना। क्या है ये, अगतिशील बीजाणुओं के द्वारा होता है। लैंगिक जनन की बात करें तो इनके अंदर भैया लैंगिक जनन जो होता है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है और अधिकांशतया जो ऊगैमस टाइप का इनके अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसके पश्चात निषेचन के बाद वाला जो विकास है वो इनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये लास्ट वाले लाइन अपन को याद रखना है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं बच्चों वो अपन को याद रखना है। कौन कौन से एग्जाम्पल, एक तो होता है पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा एंड जिलेडियम। तो पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा एंड जिलेडियम, ये 4 एग्जाम्पल है जो अपन को याद रखने हैं। अब कुछ इनके बातें भी कर लेते हैं। समझना, जो जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया होते हैं, समझना जो जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया जो होते हैं इनसे आगार आगार कोलाइड प्राप्त होता है। आगार आगार का उपयोग अपन लोग प्रयोगशाला में सूक्ष्म जीवियों के संवर्धन हेतु करते हैं, साथ ही साथ संवर्धन माध्यम को ठोस बनाने के लिए करते हैं, जैसे जेली, पुडिंग, क्रीम, पनीर, बेकरी आदि के अंदर भी इनका यूज करते हैं, और स्टेबलाइजर या फिर थिकनर के फॉर्म में भी अपन इनका यूज करते हैं। तो ये सारी बातें अपन को याद रखना। पोरफायरा जो होता है वो खाने योग्य लाल शैवाल होता है। नॉर्मली आप अगर याद रखना चाहो तो ये भी याद रख लेना, पोरफायरा जो होता है वो एडेबल होता है, खाने योग्य लाल शैवाल होता है। पॉलीसाइफोनिया के अंदर एंटीबैक्टीरियल करैक्टर प्रेजेंट होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, तो नॉर्मली आप ये भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं इसके अंदर ब्रायोफाइटा की। देखिए बच्चों, मैं आपको बहुत ही प्यार से आराम से हर एक चीज़ एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं अपन लोग, ताकि आप लोग कहीं पर कन्फ्यूजन में ना आ जाए, क्योंकि जब NCERT आप लोग पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपन को समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो अगर आप NCERT पढ़ो तो इसी तरह से पढ़ना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। जो मैं एक्स्ट्रा लाइन बता रहा हूँ वो अपनी NCERT के अंदर जरूर उसके अंदर साइड में लिख लेना, जरूर उसके अंदर मेंशन करना। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की। तो ब्रायोफाइट्स के लिए बहुत ही खास बातें हैं जो अपन को याद रखनी है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं। ब्रायोफाइट जो होते हैं बच्चों, इनको अपन लोग क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांटिक किंगडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला तो अपन को ये याद रखना है, ब्रायोफाइट्स को अपन लोग क्या बोलते हैं, पादप जगत का उभयचरी भी अपन इसको बोलते हैं। जल स्थलचर का मतलब उभयचरी होता है, एम्फीबियन ही होता है। ब्रायोफाइट्स की स्टडी को अपन लोग ब्रायोलॉजी बोलते हैं। पहले फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं, हालांकि इनके अंदर जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं, जाइलम फ्लोएम वगैरह जो होते हैं वो इनके अंदर नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सक्सेस नहीं रहे हैं। ये लैंड के अंदर या टेरिस्टिशियल ये सक्सेस प्लांट नहीं है, ये जमीन के ऊपर कंप्लीटली नहीं रह सकते। साथ ही साथ ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप की होती है। हालांकि एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होती है बच्चों, याद रखना, मैंने शैवाल की लाइफ साइकिल नहीं बताई आपको, ये हैप्लॉन्टिक टाइप की होती है, बट ब्रायोफाइटा की जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, ये अपन को याद रखना है। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके अंदर ब्रायोफाइट जो होते हैं इनमें मॉसेस एंड लिवरवर्ट आते हैं। दो चीज़ अपन लोग पढ़ते हैं, मोस्टली कहाँ पर होते हैं, पहाड़ियों में, नम छायादार क्षेत्रों में जहाँ पर मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन लोग बात कर लेते हैं इनके अंदर, ये कुछ डायग्राम दे रखा है। पहला डायग्राम है जो लिवरवर्ट का दे रखा है, जिससे कि किसका है, ये मार्केंसिया का है, जिसके अंदर एक तो मेल है दूसरा फीमेल है। सेकंड जो एग्जांपल दे रखा है वो दे रखा है मॉसेस के अंदर आ गए, दो आ गए, तो फ्यूनेरिया आ गया, दूसरा स्फेग्नम आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं इसके अंदर, समझना, ये
टेरेस्ट्रियल तो होते हैं, ये भूमि के ऊपर जीवित तो रह सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट होते हैं, प्रथम स्थलीय पादप है, लेकिन इनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू यानी कि जो सेवन उत्तक होते हैं जाइलम फ्लोएम वो इनके अंदर नहीं होते हैं। साथ ही साथ इनको जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए, लैंगिक जनन के लिए जल की इनको ज़रूरत होती है, जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात करें इनके अंदर, तो जो पादप का शैवाल होता है समझना, इनकी जो बॉडी होती है वो शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। ठीक है, अधिक विभेदित होने का मतलब क्या होता है, जैसे अपन लोग एल्गी के अंदर देखे थे कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट थैलोइड था, थैलस टाइप का था। अपन उसके अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते थे कि भैया कौन सा रूट है, कौन इसके अंदर स्टेम है, कौन इसके अंदर लीफ है। लेकिन ब्रायोफाइट्स के अंदर अपन लोग एक्चुअली इसको थोड़ा बहुत अपन लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हालांकि कंप्लीटली इनके अंदर जो ट्रूली मूल, जिसको अपन लोग रूट बोलते हैं, ट्रूली रूट हो गया, ट्रू स्टेम हो गया, ट्रू लीफ हो गया, ये तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। हाँ, लेकिन इसके अंदर रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, या फिर स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इनके अंदर जरूर होती है। तो ब्रायोफाइटा की जो मेन बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये गैमेटोफाइट्स होते हैं, इसलिए अपन इनको क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है, गैमेटोफाइट होते हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर जो लैंगिक ऑर्गन होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। बच्चों याद रखना कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अच्छा, मेल जो गैमेट होते हैं उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को अपन लोग एंथ्रीडिया बोलते हैं। बच्चों याद रखना, जिसको हिंदी में पौधानिया बोलते हैं, इंग्लिश में इसको अपन लोग एंथ्रीडिया बोलते हैं। और फीमेल गैमेट को अपन लोग आर्किगोनिया बोलते हैं। फीमेल गैमेट को क्या बोलते हैं अपन लोग, आर्किगोनिया बोलते हैं। ये फ्लास्क के आकार का होता है। ओके, समझना ध्यान से, इसके अंदर क्या होता है, इन दोनों के अंदर जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट के अंदर तुरंत ही न्यूनकरण विभाजन नहीं होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे होता है क्या है कि इससे एक बहुकोशिकीय स्पोरोफाइट बन जाता है, यानी कि मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। और ये जो स्पोरोफाइट होता है वो मुक्तजीवी नहीं होता है। मुक्तजीवी का मतलब क्या होता है, ये इस बॉडी से अलग नहीं होता है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर ही होता है, ये युग्मकोद्भिद के ऊपर ही होता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गैमेटोफाइट होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है, और जो स्पोरोफाइट बनता है ये इसी गैमेटोफाइट के ऊपर प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ जो अपना फूड वगैरह होता है, पोषण वगैरह होता है, वो इसी गैमेटोफाइट से लेता है। तो याद रखना, स्पोरोफाइट जो होता है वो कंप्लीटली किसके ऊपर डिपेंड होता है, युग्मकोद्भिद यानी कि गैमेटोफाइट पर होता है। तो स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है, कंप्लीटली डिपेंड होता है। ओके, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की अगर आप लोग बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा की जो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस है, आर्थिक महत्व है, उसकी बात करें तो बहुत ही कम है, लेकिन जितने भी है बहुत ही अच्छा है। पहला आता है मृदा अपक्षण को रोकना है, मृदा अपक्षय को रोकना। अपक्षय को रोकने का मतलब क्या होता है, ब्रायोफाइटा या फिर कुछ मॉसेस होती है वो मिट्टी के ऊपर एक घना सा आवरण बना लेती है। क्या बनाती है, घना सा आवरण बना लेती है, और ये आवरण क्या करता है, बरसात होने पर मृदा को कटने से बचाता है। यानी नॉर्मल सी बात है, मृदा के अंदर कटान आ जाएगा तब मिट्टी क्या हो जाएगी, धंसने लग जाती है। ठीक है, उसका अपक्षरण होने लग जाता है, तो ये अपक्षरण से इसको रोकता है। पहली बात तो ये। सेकंड बात करते हैं, ये जल को रोकता है। कुछ स्फेग्नम की जो स्पीसीज होती है उनके अंदर जल अवशोषण की बहुत ही ज़्यादा क्षमता होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पानी को रोकने की बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर क्षमता होती है। सेकंड एक बात करें, स्फेग्नम जो होता है वो पीट प्रदान करता है, और ये जो पीट होता है वो ईंधन के रूप में अपन लोग काम करते हैं। ठीक है ना, फ्यूल के तौर पे अपन लोग इसका काम करते हैं। साथ ही साथ इसका उपयोग अपन लोग पैकेजिंग के लिए, कुछ पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरण करने के लिए अपन इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो ब्रायोफाइट्स के अपन को आना चाहिए। ब्रायोफाइट्स के अंदर दो चीज़ों के अंदर अपन इसको डिवाइड कर रखा है, एक तो लिवरवर्ट आता है, दूसरा क्या आता है बच्चों, मॉसेज आता है। ओके, तो लिवरवर्ट के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी दे रखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अपन को याद होना चाहिए। इनके अंदर राइजोइड प्रेजेंट होते हैं बच्चों। पहला पॉइंट तो ये अपन को याद रखना है, इनके अंदर क्या होते हैं, राइजोइड। क्या होते हैं, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, राइजोइड इनके अंदर प्रेजेंट होता है। अब देखो राइजोइड्स का मतलब क्या होता है, ये यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये अनब्रांच्ड होते हैं।
ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मॉसेस के अंदर जब अपन लोग देखेंगे उनके जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। तो ये नीट के पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। सेकंड थिंग बात करूँ, इनके अंदर जो स्पोरोफाइट होते हैं लिवर बर्ड्स के अंदर वो 100% पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट का मतलब ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड होते हैं, गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं। थर्ड बात करूँ तो इनकी जो बॉडी होती है वो फूड, सीटा एंड कैप्सूल के अंदर डिवाइड होती है और ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिया था। इसके एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो मार्केंसिया होते हैं। एग्जाम्पल क्या होते हैं, मार्केंसिया होते हैं, साथ ही साथ आपको याद रखना है रिक्सिया। तो दो एग्जाम्पल होते हैं जो लिवर वर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अंदर जो दे रखा है वो इतना खास है नहीं है। पहला तो आपको राइजोइड के बारे में याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर अलैंगिक जनन की बात करें, एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये विखंडन तथा विशिष्ट संरचना के अंदर जिसके अंदर क्या होता है, जेमा कप प्रेजेंट होता है। अब ये जेमा कप के लिए क्या खास बात है जो अपन को इसके अंदर याद रखना है, समझना ध्यान से। जेमा कप जो होता है जिसको हम लोग कई दफ़ा गेमा कप भी बोलते हैं, ये ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है और ये एसेक्सुअल बर्ड होते हैं। तीन चीज़ें याद रखना आपको, क्या, ये ग्रीन होता है, हरी होती है, मल्टीसेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय होती है और ये एसेक्सुअल बर्ड होती है, अलैंगिक कलियां होती है। ये छोटे छोटे पात्रों के अंदर जिन्हें जेमा कप बोलते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या बोलते हैं आप लोग, जेमा कप बोलते हैं, उनके अंदर ये प्रेजेंट होती है। अब इनसे होता क्या है, इनसे जब ये एक जो मेन प्लांट बॉडी होती है, जो पेरेंटल प्लांट बॉडी होती है, उनसे अलग होकर ये नया प्लांट का फॉर्मेशन करती है। तभी तो अपने इसको क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपन को याद रखना किसके द्वारा होता है बच्चों, याद रखना ये जेमा कप के द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अंदर स्पोरोफाइट। जैसे कि मैंने बता दिया था ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 भागों में ये विभाजित होता है और मैंने आपको बताया था कौन कौन से पार्ट, फूड, सीटा और कैप्सूल के अंदर ये डिवाइडेड होता है। फूड, सीटा एंड कैप्सूल के अंदर डिवाइड होता है। जैसे एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था, एक तो मार्केंसिया और दूसरा एग्जांपल था रिक्सिया, ठीक है। और नेक्स्ट आप लोग बात करते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट बात करते हैं मॉसेस की। अब ध्यान से समझना, मॉसेस, देखो मॉसेस के लिए कुछ खास बात है जो इंपॉर्टेंट है, जो अपन को याद रखनी है। ये मॉसेस के अंदर जीवन चक्र की प्रभावी अवस्था क्या होती है, युग्मकोद्भिद होती है। इसकी 2 अवस्था होती है, इसके 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, युग्मोद्भिद में 2 अवस्थाएं होती है। पहली तो होती है प्रोटोनीमा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं। पहली कौन सी होती है, प्रोटोनीमा होती है। और दूसरी अवस्था होती है, याद रखना, वो होती है प्रणील अवस्था। क्या होती है दूसरी, प्रणील अवस्था, ठीक है। तो पहली तो होती है प्रोटोनीमा। ये जो प्रोटोनीमा होती है इसकी खास बात क्या होती है, प्रोटोनीमा जो होती है वो तंतुमयी होती है, याद रखना, विसर्पीय होती है, ओके, ग्रीन होती है और शाखित संरचना होती है, याद रखना। ये सारी बातें किसके लिए, प्रोटोनीमा जो होती है वो तंतुमयी होती है, विसर्पीय होती है, हरी होती है यानी ग्रीन होती है और साथ ही साथ अपन को याद रखना ये शाखित संरचना होती है जो बीजाणु के अंकुरण से बनती है। सेकंड बात करते हैं दूसरी जो अवस्था होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पर्णिल अवस्था, जो कि मैच्योर वाली होती है। इसको अपन पत्ती की तरह बोलते हैं ना, पर्णिल अवस्था, ओके। तो पहली अवस्था के बारे में अपन को पता चल गया है वो कैसी होती है, याद रखना, प्रोटोनीमा, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं। दूसरी जो अवस्था होती है वो पर्णिल अवस्था होती है, वो पत्ती की तरह होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, पर्णिल अवस्था होती है, जो कहाँ से निकलती है, प्रथम तंतु से पार्श्वकली के रूप में ये उत्पन्न होती है, पार्श्वकली के रूप में ये निकलती है। सेकंड थिंग अपन को क्या याद रखना है इसके अंदर, अगर आपसे पूछे कि मॉसेस का यूनिक करैक्टर क्या होता है, क्या अगर मॉसेस का आप लोगों को यूनिक करैक्टर पूछे तो वो बताना युग्मकोद्भिद पर पत्तियों का पाया जाना मॉसेस का बेजोड़ लक्षण यानी कि यूनिक करैक्टर होता है, ठीक है ना। तो ये अपन को याद रखना है। सेकंड थिंग अपन क्या याद रखेंगे इसके अंदर, इस अवस्था में लैंगिक अंग जो होते हैं वो विकसित होते हैं, याद रखना। इस अवस्था में क्या होते हैं, लैंगिक अंग जो होते हैं वो विकसित होते हैं। सेकंड बात करते हैं मॉसेस के अंदर जो कायिक जनन होता है वो सेकेंडरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको स्टार मार्क कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉसेस के अंदर जो कायिक जनन होता है वो द्वितीयक प्रोटोनीमा यानी कि सेकेंडरी प्रोटोनीमा के विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना, डायरेक्टली इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लेना। जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा होता है उसके विखंडन एवं मुकुलन के द्वारा इसके अंदर कायिक जनन होता है। हॉर्सटेल की तरह ही जो मॉसेस का स्पोरोफाइट होता है, ये भी खास बात है जो आपको याद रखनी है। इसके अंदर तो इन्होंने मेंशन इसके अंदर इतना नहीं किया है, लेकिन अपन को याद रखना है। हॉर्सटेल के अंदर जैसे जो स्पोरोफाइट होता है, वैसे ही मॉसेस के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो अर्ध परजीवी होता है, सेमी पैरासाइट फॉर्म में होता है, यानी कि यह प्रकाश संश्लेषी होता है।
मोसेस के अंदर स्पोरोफाइट लिवरवेट की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, ये बात भी अपन को याद रखना है। इसके अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो थोड़ा सा डेवलप हो जाता है कंपैरिजन टू लिवरवेट। म्योसिस के बाद में इसके अंदर स्पोर बनता है और मोसेस में स्पोर के विकिरण के अंदर बहुत ही विस्तृत प्रणाली होती है। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो अपन को याद रखना, लाइक फ्यूनेरिया हो गया, पॉलीट्राइकम हो गया एंड स्फेग्नम हो गया। तो तीनों एग्जाम्पल अपन को मोसेस के लिए याद रखने हैं, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल अपन को मोसेस के लिए बच्चों याद रखने हैं। तो ये हो गया अपना एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स अपना कंप्लीट हो गया। अब रह गया टेडोफाइट रह गया एक तो, और अपना रह गया है टेडोफाइट के बाद में जिम्नोस्पर्म रह गया, ठीक है। तो टेडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म अपन लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है ना। याद रखना है टेडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले। साथ ही साथ जो एंजियोस्पर्म के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स अपन को दी है इसके अंदर, वो भी अपन लोग थोड़ी बहुत इसके अंदर देखेंगे, ताकि अपना जो चैप्टर है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो जाए, कम्प्लीटली ये चैप्टर तैयार हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। देखो इतना धीरे चलने का मतलब क्या है, अपने पास अभी खूब सारा टाइम भी है, और एनसीईआरटी को अगर अपन लोग एकदम से फास्ट फॉरवर्ड के अंदर करेंगे, अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि एनसीईआरटी की हर एक लाइन अपन को आनी चाहिए, हर एक शब्द के बारे में हर एक बात अपन को आनी चाहिए जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता है, अगर आप लोग नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से हर एक लाइन, हर एक शब्द, हर एक टॉपिक के बारे में कंप्लीट डिटेल्स में अपन को पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन लोग कंप्लीट इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे, थर्ड वाला चैप्टर, ठीक है। तब तक लिए थैंक यू सो मच। और वैसे भी काफ़ी बच्चे हैं जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 11th के स्टूडेंट्स हैं जो एनसीईआरटी अभी पढ़ रहे हैं, कोविड-19 के अंदर घर बैठे ही पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाएगा कि भैया उनको एनसीईआरटी समझने में थोड़ी सी मदद मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। कोशिश करूँगा मैं वो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 1-2 दिन के अंदर ही अपलोड कर दूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड बाय बाय, टेक केयर और अपना ध्यान रखना।